श्वसन। श्वसन का क्या तात्पर्य है? श्वसन और श्वास लेना दोनों में अंतर है। श्वास लेना, हम श्वास लेते हैं बाहर से, और ये श्वास कहां जाती है? फेफड़ों में। फिर फेफड़ों से ये रक्त में जाती है और वहां पर ऊर्जा निर्माण करती है, उसे हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं क्या करेगी? भोजन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करती है। ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है। कैसे बनती है? हमने पोषण पढ़ लिया, पूरा पूरा पाचन तंत्र पढ़ा। हमने कहा कि हम भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कहा जाता है आमाशय के बाद शुद्रांत्र में। शुद्रांत्र में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होकर क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहां चला गया? रक्त में चला गया। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैं जी लिख रहा हूं, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? हमने श्वास ली, ऑक्सीजन लिया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ऊर्जा। इसी प्रक्रिया को हम किसमें पढ़ते हैं? श्वसन में पढ़ते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं क्या करेगी? भोजन का क्या करेगी? ऑक्सीकरण। ग्लूकोज जो हमने लिया है उसका क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, और उससे क्या बनाएगी? ऊर्जा का निर्माण करेगी, उसी को हम कहेंगे श्वसन। तो श्वास लेना और श्वसन क्रिया दोनों अंतर है। श्वास लेने में केवल श्वास लेना फेफड़े तक और उसे बाहर निकालना, वो चीजें हैं। और इसके बाद श्वसन क्रिया क्या होगी? तो फेफड़ों के बाद जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? रक्त में जाएगी। और एक रक्त में हम क्या ले लिया था पहले? भोजन द्वारा ग्लूकोज ले लिया था। दोनों अभिक्रिया करेंगे और दोनों क्या बनाएंगी? ऊर्जा। इसी से मैं बोल रहा हूं, इसी से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सब किससे हो रहे हैं? तो इसीलिए तो हमने उसने कहा था कि जैव प्रक्रम में क्या चीजें जो अपने जीवित रहने के लिए, देखो ये नहीं होती तो अपन ऊर्जा बनाते क्या? ऊर्जा नहीं बनाते तो पड़े रहते हैं। और ऑक्सीजन जो रक्त है वो परिवहन होता क्या? नहीं होता, इसलिए ये बनेगा। तो पहला अपन ने पढ़ा श्वसन क्या है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन, हाँ एक दो बार बोलो याद हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों आवश्यकता है साहब? श्वसन की क्यों आवश्यकता? जीवों को अपने विभिन्न कार्यों करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम काम कर रहे हैं तो ऊर्जा जरूरी है। गैस का विनिमय कैसे होता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आवश्यक होता है। अब हम सबसे पहले श्वसन के लिए, श्वास लेने के लिए पूरा का पूरा तंत्र पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र। ठीक है, ये मनुष्य का फोटो है, आप देख रहे हो। सबसे पहले यहां से देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, एक ही बात है, आप देखा हुआ, ये आपकी नाक है, नासा द्वार, दो नाक है, इसके द्वारा आप क्या लोगे? अंदर श्वास लोगे। ये श्वास यहां पर आएगी, एक ये मुख है, इन दोनों की नली यहां पर ग्रसनी है, एक ही है। हम जो भोजन लेते हैं वो और श्वास लेते हो वो ग्रसनी यहां पर एक ही है। इसके बाद जो ग्रसिका है वो अलग हो जाएगी, ग्रसिका अलग हो जाएगी, जो अपन ने भोजन लिया था वो, और ये सीधी जो ये जाएगी, ये क्या है? श्वास नली। ठीक है, ये है श्वास नली। इसी श्वास नली में सी आकार के, किस आकार के? सी आकार के, ये ऐसे, ये दिख रहे हैं, ये सी आकार के वलय है, उपास्थि वलय। इस कारण ये पिचकती नहीं है। नली जो है, अपनी जो श्वास नली है, उस श्वास नली में इस प्रकार सी आकार के क्या है? कुछ उपास्थियां। अस्थि बड़ी हड्डी, उसी की छोटी हड्डी को उपास्थि कहते हैं। ऐसी छोटी छोटी हड्डियां हैं, किस आकार की? सी आकार, जिससे वो श्वास नली पिचकती नहीं है। बाकी क्या हो जाएगी? श्वास नली चिपक जाएगी। चिपक जाएगी तो श्वास अंदर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसलिए ये उपास्थि वलय होते हैं। श्वास नली में उपास्थि वलय हो गए, जिससे ये पिचकती नहीं है। तो सबसे पहले अपन नासाद्वार से श्वास लेंगे, ग्रसनी से होती हुई कहां जाएगी? श्वास नली में जाएगी। श्वास नली में क्या बने हुए हैं? उपास्थि वलय। इसके बाद ये दोनों तरफ क्या है? फेफड़े। फेफड़े को और कहते हैं फुफ्फुस। ठीक है, हम फेफड़े भी कहते हैं अपनी भाषा में। फेफड़ा, कितने फेफड़े हैं मानव में? दो फेफड़े, ये फेफड़ा और ये फेफड़ा, दोनों फेफड़े हैं, इसको हम फुफ्फुस कहते हैं। इन फेफड़ों के चारों तरफ बाहर की तरफ ये क्या है? पसलियां हैं।
ये पसलियां, इन पसलियों से, और नीचे ये डायफ्राम है, इन पसलियों से जुड़ा हुआ ये क्या है, डायफ्राम। इस डायफ्राम में ये अंदर फेफड़े रुके हुए हैं, बाकी तो पढ़ जाओ ना। तो ये बाहर एक डायफ्राम है पसलियों से बना हुआ, और इसके ऊपर, इस पर दोनों फुफ्फुस या फेफड़े हैं। तो आपने देख लिया नासाद्वार के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद श्वास नली। ये श्वास नली यहां से बढ़ जाएगी, दो भागों में बटेगी, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी। जो बटेगी इसको कहेंगे श्वसनी, इसको क्या कहेंगे, और इस श्वसनी से और बहुत छोटी छोटी शाखाओं में और बढ़ जाएगी। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं बढ़ जाती है ना आगे से आगे, उसी प्रकार उसको आगे को कहेंगे हम श्वसनिका। श्वसनी और श्वसनिका, दो फेफड़े हैं, फेफड़ों में क्या जा रही है, श्वास नली। श्वास नली के बाद में इसकी जो शाखाएं बटेगी उसको क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे, और श्वसनी से आगे छोटी छोटी शाखाओं को क्या कहेंगे, श्वसनिका। ठीक है, तो ये आपने चित्र देख लिया, समझ में आ गई। ये नाक है, नाक से यहां पर आएगी हवा, ग्रसनी, ग्रसनी इसके बाद में क्या है, श्वास नली, श्वास नली है। ठीक है, इसी श्वास नली में क्या लगे हुए हैं, उपास्थि वलय, और इसी श्वास नली में धागे लगे हुए हैं, इसी श्वास नली में छोटे छोटे धागे हैं, श्वास नली में छोटे छोटे धागे हैं। इन धागों को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वोकल कॉर्ड। मैं बोल रहा हूं ना, ये आवाज कहां से आ रही, ये इसी धागों से आ रही है। अपन बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, इसकी आवाज कहां से आ रही है, यहीं से आ रही है। इन धागों के माध्यम से ये धागे तनते हैं, जैसे मैं बोलने का प्रयास करता हूं, मुंह खोलता हूं, ये धागे तनते हैं और उससे से आवाज निकलती है बाहर, और इसी से मैं बोल रहा हूं। इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल मतलब बोलने के कॉर्ड है, बोलने के धागे है, इसी से हम बोल पाते हैं। ठीक है, यदि वोकल कॉर्ड नहीं हो यहाँ पर तो हम बोल नहीं सकते। तो ये आपने देख लिया चित्र पूरा, किसी को कोई दिक्कत। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहां पर एक ढक्कन होता है, ये ढक्कन दिख रहा है, ढक्कन दिख रहा है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहते हैं इसे। ठीक है, श्वास नली के ठीक ऊपर भाग में यहां पर क्या है, एक ढक्कन है, एपिग्लोटिस है। ये ढक्कन क्या काम करता है बताओ आप, ये ढक्कन आपके ये जो करंट है यहां पर है, क्या काम करता है ढक्कन है। मैंने कहा कि ये ग्रसनी एक ही है, रोटी भी हम इसी से जाती है और श्वास भी इसी से जाती है। सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में क्या जाती है, सामान्य अवस्था में श्वास जाती है, सामान्य अवस्था में अभी श्वास जा रही है। लेकिन जैसे हम भोजन लेंगे तो भोजन कहां नहीं जाना चाहिए, फेफड़ों में जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए। तो भोजन को हमें कहां भेजना है, इधर कृषिका में भेजना है, आहार नाल में भेजना है। भोजन को तो आहार नाल में भेजना है ना, इसमें नहीं भेजना ना। इसीलिए जैसे ही हम भोजन का कोड़ लेते हैं तब ये जो श्वास नली है इस ढक्कन के जाके चिपक जाती है, उस दौरान वो श्वास जो है, श्वास नली जो है बंद हो जाती है। जैसे ये ढक्कन इस तरह है, जैसे अपन लेंगे ना, यहां देखना ये नली ऊपर आएगी, दिख रहा है, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है, ये ऊपर इस ढक्कन के जाके चिपक जाती है। तो इस दौरान भोजन श्वास नली में नहीं जाता। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, तब वो भोजन किस में जाना चाहिए, आहार नाल में ही जाना चाहिए, ग्रसिका में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और सामान्य अवस्था में ढक्कन खुला रहता है, बाकी ढक्कन खुला है। ये ढक्कन कब बंद होगा, जब अपन केवल कोर को, खाने को अंदर लेंगे। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एपिग्लोटिस। किसी कोई दिक्कत, ये पूरा देख लिया आपने। ठीक है, ये डायफ्राम देख लिया और श्वसनिका देख ली। इसी श्वसनिका के बाद में इस दोनों फुफ्फुस में ढेर सारे कुप्पिका कोष हैं। ढेर सारे क्या है, कुप्पिका कोष। आपने गुब्बारे देखे, फूंकना देखे, फूंकना, ये कुप्पिका फूंकनों की तरह है, गुब्बारों की तरह है। ठीक है, जैसे ये ऐसे पिचकी रहेगी, जैसे ही अपन ऑक्सीजन लेंगे ये ऐसे क्या होगी, गुब्बारों की तरफ फूलेगी, इसमें ऑक्सीजन भर जाएगी। देखो ऐसे लेना, यह भर गया, मतलब फुफ्फुस में, कुप्पिकाओं में क्या भर गया, ऑक्सीजन भर गया। और फिर वो ऑक्सीजन इस कुप्पिका के माध्यम से ही कहां जाएगा, रक्त में जाएगा। तो सैकड़ों इसमें क्या है, कुप्पिका कोष। ये इस प्रकार के, ये फोटो देखो आप, ये ऐसा रहता है कुप्पिकाएं। ठीक है, ये श्वसनिकाएं हैं, इसके बाद ये है कुप्पिका, ये ऐसे फूंक,
हाँ फूल जाती है। इसी को हम लिखित रूप में यहाँ देख रहे हैं आपके। सबसे पहले अंग देखो, नासा द्वार, हवा का प्रवेश मार्ग, गर्सनी भोजन हवा का साझा मार्ग, दोनों देख रहे हैं। स्वर यंत्र, मैंने कहा ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला, इसमें धागे हैं। स्वर यंत्र, इसी से हमें आवाज निकाल पा रहे हैं, हम बोले पा रहे हैं। इसके बाद क्या है, श्वास नली है, किसके द्वारा बंधी हुई है, उपास्थि छल्ले। क्यों है, मैंने कहा ताकि वो पिचके नहीं और हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। इसके बाद श्वास नली का फेफड़ों में प्रवेश करते ही दो मुख्य शाखाओं में जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और फिर छोटी छोटी आगे बहुत सारी नलिकाएं हैं जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। और फेफड़ों के अंतिम छोटी वायु थैलियां जहाँ गैसों का विनिमय होता है, गैसें यहाँ से कुपिकों के माध्यम से कहाँ जाती है, रक्त में जाती है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ आती है, कुपिकों में आती है। और ये डायफ्राम जो है, ठीक है, जैसे अब सांस लेते हैं तो क्या होता है, आगे देखो, अब जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, बताओ क्या होता है। जब श्वास लेते हैं तो मांसपेशियां संकुचित, डायफ्राम क्या होगा, सिकुड़ेगा, नीचे की ओर चपटा हो जाएगा। यहां देखो चपटा हुआ, तो बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़ती है, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर खींचती है। ऐसे ऊपर की तरफ खींची, देखो श्वास लो, ऊपर तरफ आई, बाहर की तरफ आई, श्वास लेते तब, इसलिए इसका वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये इसका आयतन बढ़ जाता है, और फेफड़े क्या होंगे, फैल जाएंगे। और फेफड़े फैलेंगे तो क्या होगा, वायुदाब बाहर के वायुदाब से कम होगा, और कम होगा तो जहां वायुदाब ज्यादा होता है कम वायुदाब की तरफ जाता है, तो बाहर की वायु कहां जाएगी, अंदर जाएगी। अंदर जाके क्या होगा, फेफड़ों में हवा प्रवेश करेगी और जो कुपिकाएं हैं वो भर जाएगी। इसी प्रकार जब हम इसको श्वास को छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तो मांसपेशियां क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। ठीक है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। जब छोड़ते हैं तो देखो अंदर की नीचे की तरफ जा रही, आयतन घटेगा, फेफड़े सिकुड़ेंगे और फेफड़ों के अंदर वायुदाब बाहर के वायुदाब से अधिक हो जाएगा, तो फिर अंदर का वायु बाहर निकल जाएगा। कितना समय लगता है बताओ मुझे, जब आप श्वास लेते हो तो कितना समय लगता है, हैं? श्वास लेने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड ही लगता है, हैं? एक श्वास श्वसन क्रिया में श्वास लेना और वापस छोड़ना कितना समय लगेगा, लगभग 5 सेकेंड लगता है। श्वास लेने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड, और छोड़ने में 3। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ। हम श्वास अंदर ले रहे हैं, कम समय लग रहा है, छोड़ने में ज्यादा समय लग रहा है, ऐसा क्यों। और हम कौन कौन सी गैस लेते हैं, सारी गैसें लेते हैं ना। बचपन में हम पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है ना, इसको पता थोड़ी चल रहा है, नाक को पता थोड़ी चल रहा है कि केवल ऑक्सीजन ही लेनी है, हैं? तो सूंघ सूंघ थोड़ी लेोगे, ऑक्सीजन है, सभी ले ना। तो आप लेने में क्या लेते हो, ऑक्सीजन भी लेते हो, वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन लेते हो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो भी लेते हो। और तो और आप बहुत सारे लोग आजकल आपने देखा होगा कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो बीड़ी सिगरेट में भी तो धुआं है, कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वो ले जा रहे हैं अंदर। लेकिन भगवान को पता था, ईश्वर को पता था कि ये लोग बहुत बदमाश है, ये अंदर कुछ भी लेंगे, है ना। तो इसलिए जब ये सारी गैसें चली जाती है, सारी गैसें जाके कहाँ जाती है, फेफड़ों में, फेफड़ों तक सभी गैसें जाएगी, फेफड़ों के बाद कहाँ जाएगी, कुपिका में, कहाँ जाएगी, कुपिका में। और कुपिका में जाने के बाद कुपिका से रक्त में नहीं जाएगी, कुपिका से रक्त में सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, बाकी को ये क्या करेगा, थारो अटक काम कोने फंस जा, गेट आउट। तो जो भी आपने नाइट्रोजन ली, जो भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी जो भी गैसें ली, उस सबको क्या करेगा, बाहर वापस भेजेगा। और अपने शरीर में अपन कार्बन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में खाया ना, भोजन में खाया, तो अपने रक्त में क्या है, कार्बन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस कहाँ आएगा, रक्त से कहाँ आएगा। अगला अपन तंत्र पढ़ेंगे कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वापस फेफड़ों तक आती है, वो उसमें देखेंगे अपन हृदय वाले में।
किस प्रकार हृदय वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्साइड भी होगी। तो सारी गैसों को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने में समय ज्यादा निकलेगा, ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए हवा को वापस श्वास को बाहर निकालने में ज्यादा समय लगता है, लेने में कम समय लगता है। ठीक है, बाहर निकालने में एक तो इन सबको बाहर निकालना है, किनको, जो एक्स्ट्रा ले ली अपन ने, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, उसको सबको बाहर निकालने में ज्यादा समय लगता है। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, ये श्वास लेने की प्रक्रिया अभी अपन ने और अपने श्वसन तंत्र और अपने हृदय का, ये इसका फेफड़ों का चित्र अपने समझा देखा। किसी को कोई दिक्कत है? नाक में की दिक्कत ही कौन है? नाक को कट जाए, ठीक है, गर्सनी, ये सम्मिलित है, रोटी भी मुंह जावे और श्वास भी मुंह जाओ। आप मुंडू श्वास ले सका, न ले सका? ले तो सकते हैं, लेकिन मुंह से जो श्वास जाएगी और नाक से श्वास जाएगी उसमें अंतर है। क्या अंतर है बताओ? देखो, ये जो बाल है ना, बाल, ये बहुत काम के हैं। हाँ, ये कचरो, हम श्वास में बहुत सारे जो कचरा अन्य पदार्थ है उसको ये रोकते हैं, और इस नाक में श्लेष्मा और होता है, वो इसको शुद्ध करता है। तो हवा को अच्छी तरीके से भेजता है। जब मुंडू ले तो पूरी पूरी अरक्षी हुआ जाए, सारी जाए, ठीक है। इसलिए नाक से ही श्वास लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है ना। हाँ, बहुत सारे लेते हैं ना मुंह से श्वास, नाक को आवेगी कौन? नहीं, नाक को ही लेनी, नाक से ही जाती है ऑटोमेटिक। मुंह को बंद रखो तो वो नाक से ही जाएगी। हाँ, नाक बंद हो तब अलग बात है। तो यहां तक आप समझ गए, श्वास लेते हो कहां जाती है? फेफड़ों में। जाने के इस मार्ग को क्या कहते हैं? श्वास नली। श्वास नली में सी आकार के वलय हैं, क्यों है? ताकि पिचकती नहीं है। इसी में स्वर यंत्र है जिससे हम बोल पा रहे हैं। और श्वास कहां चली जाती है? श्वसनी के माध्यम से दोनों फेफड़ों में चली जाती है, और दोनों फेफड़ों में फिर श्वसनिका के माध्यम से कहा जाती है? कुपिका में। कुपिका की है गुब्बारा, फूंकना, फूंकना, फूंकना जैसे, यानी कि उनमें गैस भर जावे, अपन लेवाने और भर जावे और उठो बच्चे घट जाए। हाँ, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उसी को हम कहेंगे गैस, उसी को हम कहेंगे श्वसन, उसी को हम श्वसन में पढ़ते हैं ना। अब श्वसन क्या है? तो कुपिकाओं और कोशिकाओं की दीवारें, जैसे अपन ने पढ़ा था, ठीक है। हाँ, ये दोनों फेफड़े हैं, ठीक है। यहां पर सैकड़ों क्या है? कुपिकाएं हैं, और इधर शरीर की क्या है? कोशिकाएं हैं। तो इन कुपिकाओं से कोशिका तक ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो परिवहन होता है उसी को हम श्वसन कहते हैं। हमारे फेफड़े के लास्ट में क्या है? कुपिका है, कुपी, कुपी है ना। वो कुपिका से गैस कहां जाएगी? अब ऑक्सीजन रक्त में, कोशिकाओं में जाएगी, और कोशिका से वापस से फेफड़ों में आएगी। तो इसको हम कहेंगे गैस का विनिमय करना। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह विसरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगी। आगे समझ में नहीं? जगह जगह पानी आउटो है तो कम पानी उठिन जाए, तो गैस भी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएंगे। जैसे फेफड़ों में क्या होगा? कुपिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। कुपिकाओं में हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ज्यादा है। अब ऑक्सीजन हमें कहां पहुंचानी है? रक्त। क्या रक्त में ऑक्सीजन पहले से ज्यादा है? नहीं है। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी? कुपिकाओं से रक्त की तरफ पे जाएगी। ऑक्सीजन है हमने ले तो ली, श्वास द्वारा कहां पहुंचा दी? कुपिका तक। अब कुपिका से उसको कहां भेजना है? रक्त में। तभी तो ऊर्जा बनाएंगे, शुरू में यही तो बेटा अपने। तो कुपिका में ज्यादा सांद्रता होती है, किसकी? ऑक्सीजन की। तो कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब रक्त में वापस देखो, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, कम होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। भोजन ये ले रहे हैं ना, तो कार्बन बन रहा है उसमें, और कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड है कम होता है, क्योंकि लीजिए तो थोड़ी थी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वापस किस में आएगा? कुपिकाओं में। और कुपिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा
तो हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों के द्वारा, वापस अपने नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? आप अटू श्वास लेवो, श्वास लेर पचे महीने जावे, श्वास ने ली फेफड़ा में जावे, फेफड़ा में घनी आवटी कुपिया बनी, वह कुपिया में ऑक्सीजन भर जाए, वह ऑक्सीजन कट जाए, रक्त में जाए। कहाँ जाए? कुपिका में आवटी, रक्त में कम है तो यहां से रक्त में चली जाए, रक्त में खींच आवटो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ आएगा? कुपिका में, और फिर कुपिका से कार्बन डाइऑक्साइड को हम नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार ये पूरा का पूरा श्वसन की प्रक्रिया रहती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो एक बार, है? कोई दिक्कत? अब गैस, ऑक्सीजन कहां चली गई? रक्त में। ऑक्सीजन कहां चली गई? रक्त में। अब रक्त में तो चली गई, लेकिन रक्त से आगे कैसे बढ़ेगी? कोशिका तक कैसे जाएगी? तो ऑक्सीजन का परिवहन किस तरह होता है? रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। पढ़ा पहले कभी? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कनिकाएं, कोशिकाएं नहीं कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं, इसमें कोशिका लिखते हैं, कनिका होती है ना। लाल रक्त कनिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हाँ, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को, और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, और कुछ ऑक्सीजन सीधे रक्त में, प्लाज्मा में घुलकर भी आगे बढ़ती है। तो इस हीमोग्लोबिन के बारे में हम विस्तार से और इसमें पढ़ेंगे, हृदय तंत्र वाले में पढ़ेंगे। वैसे आपने पढ़ा, नाम तो सुना ही है ना, हीमोग्लोबिन, HB, है ना। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन ग्लोबिन। हिम धन ग्लोबिन। हिम का मतलब क्या है? यहाँ हिम का मतलब बर्फ नहीं है, हिम का मतलब लोहा। हिम का मतलब क्या है? लोहा। और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है? आरबीसी में। यदि हम भोजन में लौह तत्व युक्त भोजन करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें लौह तत्व की मात्रा ज्यादा हो, किसमें होता है ज्यादा लोहा? पालक में होता है, गुड़ में होता है, काजू में होता है नहीं? सबसे ज्यादा काजू में होता है। लेकिन कोई बात नहीं, काजू नहीं खा सकते, गुड़ तो खा सकते हो, गुड़ खाया करो। और पहले के जमाने में मैं बताऊं आपको, आजकल लोग क्या है कि अपनी जीवन शैली बदल दी। आप भोजन किसमें बनाते हो? नहीं, गैस में तो बनाते हो। अरे वो उसको छोड़ो, बर्तन, स्टील के बर्तन आ गए। स्टील वो जो आएगी ना, एल्यूमिनियम जैसे, उसमें लोहा है ही नहीं। पहले के लोग जो थे लोहे के बर्तन में बनाते थे, उस लोहे से थोड़ा बहुत लोहा तो जाता अंदर। हाँ, तो उस लोहे को जितना लोहा ज्यादा जाएगा उतना ही वो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ दोनों जुड़ेंगे और इस प्रकार हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा होगा, और ऐसा व्यक्ति, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, उसकी ऊर्जा ज्यादा बनेगी, ऐसा व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसीलिए जब आपकी रक्त की जांच की जाती है तो उसमें देखते हैं कि भाई इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है ना। इसको किससे मापते हैं? ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापते हैं। ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापते हैं। जैसे सामान्यतः आपने देखा होगा कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति में, है? पुरुष में लगभग 12 से लगाकर 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, महिला में 11 से लगाकर 15 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। यदि इतना नहीं है, यदि इतना हीमोग्लोबिन नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको कि आप में खून की कमी होगी। वह यूं ही कहे, हीमोग्लोबिन की कमी थान नखे, आगे थान नंगे ही कौन था, क्या फोटो ही कौन, है ना। तो वह कहे कि खून की कमी होगी, खून की कमी या, है ना। और इसी को कहेंगे एनीमिया, है ना। खून की कमी को कौन सा रोग बताते हैं डॉक्टर साहब? एनीमिया होगी, अगर खून की कमी होगी। कैसा हुआ? क्या कम है? हीमोग्लोबिन। क्यों कम हुआ? क्योंकि आप न तो प्रोटीन खा रहे हो, नहीं लोह युक्त तत्व खा रहे हो, लोह खनिज युक्त आप खाद्य पदार्थ नहीं ले रहे हो, इसलिए आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो फिर मैंने कहा कि ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा, और कम होगा तो ऑक्सीजन कहाँ नहीं जाएगी? कोशिका तक, और कोशिका तक नहीं जाएगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो आदमी बजाय ढीलो ढालो हो जाए। समझ में आई? विज्ञान बहुत काम की चीज है नहीं है? दैनिक जीवन में बहुत काम की चीज है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी का
आरबीसी जो है इसका रंग भी कैसा होता है? लाल। लाल भी क्यों होता है? इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि लोहा कैसा होता है? लाल। ठीक है, तो यदि किसी को खून लाल छट है, इसको मतलब हीमोग्लोबिन आउटो है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? शरीर की कोशिकाएं श्वसन के बाद क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुल जाती है, कुछ वापस हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और कुछ बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में बदलकर वापस कहां तक आती है? फेफड़ों तक। और फेफड़ों पर फिर इसको नाक द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। आपके श्वसन तंत्र की किसी को समझ में आ गई हो तो अब हम ऊर्जा भी बना लेते हैं, शरीर में कैसे बनेगी ऊर्जा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब अपन क्या करते हैं? ग्लूकोज का विखंडन करते हैं और हम ऊर्जा बनाते हैं। आपने शरीर में क्या लिया? कल क्या खाया था? पढ़ा ना बने? रोटी खाई? आज न खाई हुई तो खाल तो खाई है? कनाजी खाया? खाया। आपने भोजन लिया, भोजन में क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट। ये खा लिया आपने? खाया नहीं खाया? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया शरीर में? रक्त में ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु हैं? 6। किसी कोई दिक्कत? कार्बन के ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं? 6। जब ये ग्लूकोज कहां पहुंचेगा? जब ये ग्लूकोज पहुंचेगा कोशिका ध्रुवीय में। थोड़ा कोशिका के बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, कोशिका में एक केंद्रक होता है और इसके बाहर क्या होता है? कोशिका का द्रव्य होता है। किसी को कोई दिक्कत है? और इसी कोशिका द्रव्य में एक जगह पर क्या पाया जाता है? यह कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में बहुत सारी चीजें हैं और इसी में और क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पहले पढ़ा ना, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ग्लूकोज कहां गया? कोशिका तक, कोशिका के ध्रुव में गया। जैसे ही ग्लूकोज कोशिका ध्रुव में गया, ये 2 टुकड़ों में बट गया। कार्बन के 2 टुकड़ों में बट गया और 2 टुकड़ों में बटने को हम कहते हैं पाइरूवेट। क्या कहेंगे? पाइरूवेट। पाइरूवेट में कार्बन के कितने अणु होंगे? 3। ग्लूकोज के 6 कार्बन के अणु थे। जैसे ही पाइरूवेट बनेगा कितने अणु हो जाएंगे? 3। किसी को कोई दिक्कत? ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाते ही क्या बनाएगा? पाइरूवेट। कार्बन के कितने अणु हो जाएंगे? 3। अब यहां से पाइरूवेट, यदि ये ऑक्सीजन नहीं हो, जो भी अपने थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन पढ़ा था रक्त में, ये ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, मतलब ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तब क्या स्थिति बनेगी? तब ऊर्जा बनेगी कि नहीं बनेगी? तब हम कह रहे हैं कि यदि यहां पर ऑक्सीजन नहीं आई तो क्या होगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और ऊर्जा बनेगी। लेकिन कार्बन के कितने अणु आएंगे? 2 कार्बन के अणु आएंगे और ये कितनी ऊर्जा बनेगा? 2 एटीपी। सिर्फ कितनी एटीपी ऊर्जा बनेगा? 2 एटीपी। बहुत थोड़ी सी ऊर्जा बनेगा, कोई शरीर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ऐसी ज्यादातर किसमें होता है? यीस्ट में। यीस्ट एक जीव होता है ना, आगे पढ़ेंगे इसको जब अपन उस पार्ट में पढ़ेंगे तब। यीस्ट जीव है, छोटा जीव है। तो ऐसी प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यीस्ट में ऑक्सीजन नहीं रहता है, तब इस प्रकार पाइरूवेट जो है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और ऊर्जा बनाता है। कार्बन के कितने अणु आते हैं? 2। और ऊर्जा भी बहुत कम बनाता है, 2 एटीपी। दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव ही है शरीर में ये अवायवीय श्वसन है। अवायवीय मतलब जिसमें वायु नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, वो वाला श्वसन है। अब कहां गया? कोशिका द्रव्य में भी हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिकाएं जो मांसपेशियों से निर्मित है, मांसपेशियों वाली जो कोशिका है ना, पेशी को, उसमें जाएगा। उसमें जाने पर भी पाइरूवेट, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनेगा? ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। कितने कार्बन के अणु रहेंगे? 3। अब ये मैं एक आपको बताऊंगा, आप कितने बच्चे जो दौड़ते हैं प्रतिदिन, सुबह सुबह या शाम कभी दौड़ते हैं, खेलते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 1, शाबाश, और 2। जब आप पहली बार दौड़ते हो तब आप देखते होंगे कि आपकी हड्डियां जाम हो गई होती ना,
जाम क्यों होती है? हड्डियां जाम क्यों होती है? क्योंकि जब आप तेज दौड़ते हो, उस दौड़ने की तुलना में रक्त को ऑक्सीजन की कमी हो जाती, उतनी ऑक्सीजन आपके नहीं पहुंच पाती, इसीलिए तो मुंडू हांस लो, अरे है ले ना लो, वो मुंडू हांस क्या ले होता है? ऑक्सीजन छाई रही महीने पर ऑक्सीजन है ही कौन था ना। जब ऑक्सीजन नहीं है, मैंने कहा कि ऑक्सीजन का अभाव होगा तो पेशी कोशिकाओं में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, और ये लैक्टिक अम्ल जो है क्या करेगा? आपकी पेशिकाओं को जाम कर देगा, ऐठन हो जाती, फिर अरे बारह गुणों करो दुख रही ऐसा करो ना करो। उइमो जो पहली बार ऐसे दौड़ता है, फिर धीरे धीरे वो अभ्यास में आ जाता है, तब नहीं होता, तब उसको ऑक्सीजन की पूर्ति होने लग जाती है, क्योंकि वो फिर रूटीन में आ जाता है, फिर ऑक्सीजन भी ज्यादा लेता है, योग भी करने लग जाता है व्यक्ति। लेकिन जो कभी नहीं दौड़ता, पहली बार उन्हें कहो 5 किलोमीटर दौड़ना, उठ जार पड़ जाए, अरे बारह गुणों करो दुख रही। क्यों होगा? ऑक्सीजन का अभाव होगा, पेशी कोशिकाओं में क्या ज्यादा बनेगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनेगा तो उसकी जो पेशियां है वो क्या हो जाएगी? ऐंठ जाएगी, जाम हो जाएगी। ये अवायवीय श्वसन था, जिसमें वायु नहीं थी। तीसरा है ऑक्सीजन हो। यदि ऑक्सीजन हो, जो अपने रक्त में ली वो ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करेगा तो पाइरुवेट, और ये कहां पर होगी? सिर पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही आपके ये कार्बन, आपका ग्लूकोज जाएगा, मैंने पहले पढ़ाया था, ये ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कितनी ऊर्जा बनाएगा? 38 एटीपी। वास्तव में ऊर्जा यही बनाता है, वास्तव में अपने शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। इसी कारण अब मैं बोल रहा हूं, इसी कारण आप काम करते हो, दौड़ते हो, पढ़ते हो, जो भी हो रहा ऊर्जा से हो रहा, और ऊर्जा का निर्माण किस तरह होता है, समझ में आ गया? ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जाके पाइरुवेट में बदलेगा। यदि वो अवायवीय रूप में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाएगी? पेशी कोशिकाएं लैक्टिक अम्ल बना देगी, ऊर्जा बना देगी, लेकिन कम बनाएगी। कितनी? 2 एटीपी, 2 एटीपी बनाएगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी यहां पर। कितनी बनेगी? 38 एटीपी। किसी को कोई दिक्कत? इसी को मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है भाग। ये अवायवीय मतलब समझ गया? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है? कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में। इसमें क्या उत्पन्न होता है? जैसे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड होता है, या ईस्ट में क्या होता है? एथेनॉल होता है, ये मैंने लिखा हुआ है ना। इसमें बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ये होती है। और देखो, तीव्र व्यायाम के दौरान हमारी मांसपेशियों में ये लैक्टिक अम्ल ज्यादा हो जाता है। फिर वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। कहां पर होती है? और इसे क्या उत्पाद मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मनुष्य और अधिकांश जीवों में यही होती है। और ये एटीपी बनती कैसे है? इसका ये सूत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो कैसे बनती है? देख लो, C6H12O6, ये तो क्या है? ग्लूकोज। इसके साथ क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितनी बनेगी? 38 एटीपी। ये पूरा का पूरा समीकरण है, और इसको संतुलित किया हुआ देख लेना। वो 6 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 और जल के 6, ठीक है?